Hello guys, welcome back. In today's video, we are continuing our chapter number first, which is chemical reaction and equation. And as you know, I am Shivangi. This is part second, where we will cover all the important types of chemical reaction along with NCERT explanation, examples, and exam-oriented points. So keep your NCERT with you and let's begin. So हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उसमें हमने देखा कि भाई इतना सब कुछ कि क्या होता है, यू हैव गॉन थ्रू सो मैनी एक्टिविटीज एंड नाउ यू आर जंपिंग ऑन व्हाट दिस। सो लेट्स डू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहला टाइप हमें दिखेगा दैट इज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि भाई जब भी हमने केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ना तो इसमें कभी भी बॉन्ड ऐसा होता है कि भाई वैनिश ऑफ हो गए। पहले आपके रिएक्टेंट साइड में मतलब क्या होता था कि भाई ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे एलिमेंट्स के एटम नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा थे और फिर जब प्रोडक्ट तुम्हारा फॉर्म हुआ तो उसमें कम हो गए, डिक्रीमेंट हो गया या इंक्रीमेंट हो गया या टोटली वैनिश ऑफ हो गए। क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टडी किया हुआ है, हमें इतना पता है, हम इतने समझदार हैं कि भाई कोई भी चीज़ वैनिश ऑफ नहीं हो सकती। वो कहीं से ऐसे नहीं हो सकता कि गायब हो गए या फिर कम हो गए या ज़्यादा हो गए। तो होता क्या है? तो होता ये है कि भाई ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बोन्स होता है इसमें केमिकल रिएक्शंस में। तो जब ये होता है, ये हम इसको पढ़ेंगे अभी यहाँ पे कि इनके टाइप्स ऑफ बोन्स फॉर्म जो भी हुए हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th में। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं विच इज़ हमारा पहला रिएक्शन विच इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, हमने एक मस्त सा बीकर लेना है। लेकिन उससे भी पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म हो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का यूज़ करके, देन इट इज़ नोन एज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है। हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, हमें इतना ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना और जुड़ के एक बनना। तो कंबाइन होना मतलब जुड़ना। तो हमारे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ेंगे और एक हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, डेट इज़ आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू PYQs। ओके, वी हैव सीन के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए हम फोकस करेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें कुछ नहीं हो रहा। हमने एक मस्त सा बीकर लिया हुआ है। इसमें हमने लिया है अपना क्या क्विक लाइम विच इज़ CaO। आपको याद रखना है कि CaO को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है। तो हमने वो लिया बीकर के अंदर थोड़ा सा और उसके अंदर हमने अपना वाटर ऐड ऑन कर दिया। अब जब हम वाटर ऐड ऑन करेंगे, पहले तो आपको इसको धीरे धीरे ऐड करना है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको मतलब इतनी तो प्रिकॉशन रखोगे कि आप धीरे धीरे ऐड करो। देन इसमें होता क्या है, इसमें आप फिर नोटिस करोगे अपना हैंड लगा के थोड़ी देर में, भाई ये तो गर्म हो गया। तो हुआ क्या है, ये गर्म हो चुका है। यू विल नोटिस कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा और ये एज आई हैव सेड हीट हो चुका है, हीट अप हो चुका है और आपका स्लेग लाइम फॉर्म हो चुका है विच इज CaOH का होल ट्वाइस। ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको एग्जाम्पल मिल चुका है विच इज CaO, जिसको हम चूना बोलते हैं। इसको आप पानी में ऐड करेंगे, देन यू विल गेट योर स्लेग लाइम विच इज CaOH का होल ट्वाइस। ओके, और हीट भी आप नोटिस करोगे। अब क्या आपको पता है क्या? भाई हमें तो नहीं पता। आपको एक मस्त बात बताती हूँ। ये CaOH का होल ट्वाइस हमने फॉर्म किया विच इज़ आर स्लेग लाइम जिसको हम बोल रहे हैं। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? इसका यूज़ करते हैं हम वाइट वॉशिंग में। वाइट वॉशिंग वॉल्स मतलब अपनी दीवारों को मस्त वाइट चमकाने के लिए, शाइनी फिनिशिंग देने के लिए। तो ऐसा हो कैसे सकता है? हमने CaOH का होल ट्वाइस का सॉल्यूशन लिया, उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम पेंट कर देते हैं अपनी वॉल्स पे। ओके, वाइट वॉशिंग कर दी हमने। इसमें हमारे 2 to 3 days लगेंगे। होगा क्या?
हमारा जो भी पेंट करा हुआ वो है CaOH का वोल्ट वाइज का सॉल्यूशन, वो एयर के CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करने के बाद आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देगा, जो कि शाइनी फिनिशिंग जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। और H2O एज अ प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का शाइनी फिनिशिंग दी है, इसमें टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि भाई सूखेगा, एक मस्त सी लेयर फॉर्म होगी, वो सूख जाएगी, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताते हैं आपको। ये जो CaCO3 है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये ही सेम फॉर्मूला है हमारी मार्बल का, ये मार्बल का फॉर्मूला है, ओके। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ तो लिया है कि भाई एक फॉर्म होगा, 2 या 2 से ज़्यादा कंबाइन होके, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उसके और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। अब हम आइडेंटिफाई तो बहुत मस्त तरीके से कर सकते हैं कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट दे रखे हैं, लास्ट में हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, डेट इज क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि भाई बर्निंग ऑफ कोयला जब जलता है तो उसमें क्या रिएक्शन होता है। हमें पता है कोयला क्या है, कार्बन का क्या है, कार्बन है, कार्बन का सोर्स है। तो वही कार्बन का एक टाइप है कोयला, या फिर बोले उसका कंपोनेंट है, तो कार्बन होता है। कार्बन के साथ हमारी ऑक्सीजन एयर में से रिएक्ट करेगी, तभी तो बर्न आउट होगा ना। जब बर्न आउट होगा तो ऑक्सीजन वगैरह गैसेस कुछ तो रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन तो होता है। तो C+O2, तो CO2 गैस फॉर्म होती है कार्बन बर्निंग में, तो ये हमें पता चल गया। अब देखो सेकंड वाला हमें एक और दे रखा है रिएक्शन इन्होंने एग्जांपल, सो लेट्स डू फॉर्मेशन ऑफ वाटर। भाई पानी फॉर्म करना बता रहे हैं, इतनी मस्त इतनी स्वीट सी ये रिएक्शन है, इतनी प्यारी सी, तो इनको हम देख क्यों नहीं सकते। भाई तुम्हें क्या करना है, H2 लेना है, H2 हाइड्रोजन है एयर में, उसके साथ ऑक्सीजन भी है एयर में, तो H2+O2 रिएक्ट करेंगे, H2O देंगे। अब एक बात है कि ठीक है भाई देंगे, मान ली हमने आपकी बात मान ली कि ठीक है भाई दे दिया इसने, लेकिन ये बैलेंसिंग करी है, आपको याद दिला दें आपने पहले भी बैलेंसिंग की हुई है, तो यही यहाँ पे हुआ है और कुछ नया नहीं हुआ है। कैसे हुआ है मैं आपको मस्त तरीके से बताती हूँ। ये H2 था, इतना तो हमें पता चल गया, ये O2 था, इतना भी हमें पता चल गया, ठीक है। ये H2O फॉर्म हो गया, इतना हमें पता है, पर बैलेंसिंग कैसे होती है ना। हमें तो ये देखना कि बैलेंसिंग कैसे कर दी भाई तुमने, तो इसमें रिकैप भी हो जाएगा आपका पिछला। 2 H2 है, मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं, तो भाई 2 ही हैं, सही है। ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ तो एक ही है। तो हम क्या करते थे करने के लिए, जब एक है तो एक को मैं 2 कैसे बनाऊँ, 2 से मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैंने मस्त यहाँ पे 2 लिख दिया आगे, क्योंकि नीचे तो हम लिख नहीं सकते, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है भाई, बहुत सही कर दिया तुमने। लेकिन अब हम देखेंगे 2 2 जा 4, हाइड्रोजन तो यहाँ 4 बन गए भाई, 4 बन गए, इधर तो 2 ही रह गए। ऑक्सीजन देखूँ मैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, 2 इधर और 2 ही उधर हो गए। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मली हम नीचे इसके अंदर नहीं घुसा सकते। 2 में कितने की मल्टीप्लाई करूँ जो ये 4 बन जाए इधर की तरह, 2 की कर दो भाई, 2 कर दिया मैंने। अब आप मस्त तरीके से ये देख लो कि भाई ये मेरा हो गया बैलेंस, यही मेरी इक्वेशन है, यही बैलेंसिंग सीखी थी मैंने कल। तो अब इससे बाद हम देख लेते हैं, चलिए भाई मस्त तरीके से मैंने ये समझ लिया है। अब मैं देखती हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बहुत बढ़िया सी चीज़ बता दूँ, इससे भी मस्त, कि भाई जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड्स कंबाइन होंगे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपके मज़े के लिए आ जाते हैं हम ऊपर, जो हमने एक्टिविटी करी थी, कौन सी वाली भाई, ये वाली, ठीक है। इस एक्टिविटीज़ को देखते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम एक और चीज़, कि भाई हमने कॉम्बिनेशन तो पढ़ा था, एक मस्त चीज़ बताते हैं कि उसमें हीट तो इवॉल्व हो रही थी भाई, हीट थी ना, गरम गरम मिला था ना हमें, वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गरम गरम हो गया था वो हमारा। तो होता क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो, ऐसा रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो और एग्जांपल्स देख लेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो आपके पास एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया, ठीक है, जो कि क्या था, जो कि था हमारा वही आपका कैल्शियम वो जो फॉर्म हुआ था, है ना, CaOH का ओल्ड वाइज वो वाला। अब और मैं रिएक्शंस देख लेती हूँ थोड़े से। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस बर्न आउट होती है तो भी हमारा क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या होता है, CH4 आपकी गैस है, नेचुरल गैस है, इसके साथ आपकी मतलब CH4 जो कि गैस है उसके साथ ऑक्सीजन जब ये बर्न आउट होती हैं, ये एज अ फ्यूल यूज होती है, एज यू नो, मीथेन, मतलब मीथेन वगैरह। तो जब ये होता है सो यू विल नोटिस कि CO2 तो आएगी, मतलब CO2 फॉर्म होगी, एक तो C इधर से आ गया और O2 ये रहा। अब बचा गया ये हाइड्रोजन बची है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बचा है, तो ये मेरी H2O भी फॉर्म होती है, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O इसमें फॉर्म होगा। अब देख लेते हैं हम आगे क्या बोल रहा है। क्या आपको पता है कि रेस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? क्यों है? हैव यू फेल्ट कि भाई हम जब रेस्पायर करते हैं तो हमारी बाद में हम गर्मी तो निकलती है जब हम रेस्पायर करते हैं। O2 हमने अंदर लिया, CO2 बाहर निकला, तो इट्स अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम सबको पता है कि हमें भाई एनर्जी तो ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदा रहना है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी खाने से आएगी। तो डाइजेशन जब प्रोसेस होती है हमारे अंदर, फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। हमने बायोलॉजी में पहले पढ़ा हुआ है कि भाई हाँ, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर वन में वो टूट जाता है खाना। तो अगर हम एग्जांपल लें कि भाई हमने खाए चावल, हमने खाए आलू, हमने खाया ब्रेड, रोटी वगैरह खा ली, ओके, तो इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये टूटता है ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो ग्लूकोज फॉर्म हो जाती है। अब जो ग्लूकोज है वो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन का। सेल्स के अंदर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो सेल्स हैं उसमें से ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होके देन हमारा ये ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है, कंबाइन होने के बाद। तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो स्पेशल नेम है तुम्हारे रिएक्शन का वही है तुम्हारा रेस्पायरेशन, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हमने क्लास 6th में भी पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, तुम्हारा ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसके साथ तुम्हारा ऑक्सीजन कंबाइन होगा, एयर में जो तुम रेस्पायर कर रहे हो वो ऑक्सीजन कंबाइन होगा और वही तुम्हें क्या करेगा, उससे तुम्हारा CO2 रिलीज होगा और H2O और एनर्जी। यही मेरा रेस्पायरेशन वाला प्रोसेस। इसमें मेरा जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ था उसमें मेरा ऑक्सीजन एड ऑन हुआ, देन मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज हुआ, डेट इज व्हाट। अब मैं इसकी बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई हुई है। अब सेकंड चीज़ पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट में, मतलब खाद में चेंज हो जाना, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं एक्सोथर्मिक के, तो रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई पहले मैंने आपको बताया कि देखो वो जो तुमने CaOH का होल्ड वाइज फॉर्म किया था विच इज़ योर स्लेग लाइन, वो भी एग्जाम्पल है तुम्हारा एक्सोथर्मिक का। देन हमने देखा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, एंड यू हैव नोटिस कि रेस्पायरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। नाउ अब ये डीकम्पोजिशन क्या भला है, वी विल स्टडी कि भाई डीकम्पोजिशन क्या भला है। हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा हमारे मिलेंगे और एक बन जाएगा कोई प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेरा हो गया कॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन क्या है? डीकम्पोजिशन जस्ट इसका अपोजिट कर दो। मतलब समझ नहीं आया? लेट्स डू दैट। भाई ये बोलते हैं इसका कर दो तुम उल्टा। क्या कहना चाह रहे हो भैया? ये बोल रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट जब तुम्हारा, मतलब रिएक्टेंट ही तो होता है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना,
तो जब तुम्हारा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा और तुम्हें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, वही तुम्हारा क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसका उल्टा हो गया ना, उसमें हो रहा था 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दे रहे थे, इसमें हो रहा है एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, सिंपल, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेट्स डू दैट। अब देख लेते हैं, इन्होंने भी एक मस्त सी एक्टिविटी दी है, हम इसको कर लेते हैं। क्या होता है, ये बहुत मस्त सी है, आप लैब में कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा आपको। आपको क्या करना है, 2 ग्राम के लगभग आपको लेना है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। क्या, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है मस्त अपनी, बॉइलिंग ट्यूब ली है, उसके अंदर मैंने फेरस सल्फेट विच इज़ FeSO4 इसके क्रिस्टल्स मैंने ले लिए। आपको बता दें कि FeSO4 के जो मैंने क्रिस्टल लिए हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, तो ग्रीन कलर के मैंने इसमें क्रिस्टल्स ले लिए हैं। फिर मैंने इसको बॉयलर से, बॉइलिंग ट्यूब थी ये मेरी, मैं स्पिरिट लैम्प या बर्नर जिसको बोलते हैं उसको जलाएंगे। देन क्या होगा, इसको हम हीट अप कर रहे हैं, और ये आपको अपने मतलब नाक से उससे थोड़ा दूर रखना है, इसको सामने से नहीं सूंघेंगे, इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे। ठीक है, साइड में रखेंगे क्योंकि गैसेस इवॉल्व होती हैं विच वुड बी हार्मफुल। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसका कलर ऑब्जर्व करना है जब आप इसको हीट अप कर दोगे। तो सिंपली आपने FeSO4 लिया था जो कि मेरा ग्रीनिश टोन का था, देन उसको हीट अप किया तो मेरा फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होगा विच इज़ Fe2O3, ये मेरा फॉर्म होगा। देन मेरा साइड प्रोडक्ट है विच इज़ SO2 एंड SO3 गैसेस भी इवॉल्व होंगी जो कि हार्मफुल हो सकती हैं। तो क्या होगा, ये जो मेरा Fe2O3 है ना, ये आपको ब्राउनिश टोन का दिखेगा, रेडिश ब्राउन कलर का ये चेंज हो चुका होगा, ग्रीन से रेडिश ब्राउन में चेंज हो चुका होगा। तो हम एग्जांपल्स में वो जो हमने पहले पढ़ा था अपने पार्ट 1 में, तो अगर मेरे को क्वेश्चन आया कि भाई चेंज इन कलर का एग्जांपल दो, तो मैं दे सकती हूँ कि हाँ देखो ये फेरस सल्फेट वाला भी रिएक्शन मैं लिख सकती हूँ वहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब देखो, अब ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं विच इज़ FeSO4 डॉट मतलब ये हमें दिया हुआ है 7H2O, ये अपना पानी लूज़ कर देते हैं, ये पानी लूज़ कर देते हैं जब हम इनको हीट अप करते हैं, और जो कलर ऑफ क्रिस्टल है वो चेंज हो जाता है, जो कि हमने अभी देखा कि हाँ भाई कलर तो देखो चेंज हुआ है ना, वही तो मैंने आपको बताया था कि ग्रीन से देखो रेडिश ब्राउन चेंज हो चुका है। तो इट देन डिकम्पोजेस, और डिकम्पोज होके मेरे को Fe2O3 दे देता है, SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड होती है और SO3 जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है, ये मेरे को दे देते हैं। ठीक है, अब फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड होता है, SO2 SO3 गैसेस होती हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो डीकम्पोजिशन, अगला हमारा रिएक्शन मस्सा निकल के आ चुका है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई, लाइमस्टोन, अभी मैंने आपको बताया था कि CaCO3 कैसे फॉर्म होता है। देखो कहाँ से चेन सी चल रही है ना, CaO प्लस CaOH का मतलब CaO प्लस H2O से CaOH का ओल्ड वाइस फॉर्म किया, फिर CaOH का ओल्ड वाइस में CO2 एड ऑन हुई जो कि वाइट वॉशिंग के लिए देन हमारा CaCO3 फॉर्म हुआ था जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, याद रखेंगे। तो क्या होता है, अब आपको CaCO3 लाइमस्टोन को हीट अप करना है। लो भैया, इसको भी हीट अप करा रहे हैं, तो जब हम हीट अप कराएंगे तो तुम नोटिस करोगे कि तुम वापस से क्विक लाइन फॉर्म कर लिया तुमने, वही वाली जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं आ चुके हैं। तो CaO फॉर्म हो चुका है और CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका यूज़ किस में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्विक लाइन भी बोलते हैं या लाइन भी बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब कैरी आउट होता है हीट के साथ तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि भाई हीट जो है साथ में निकलती है, आपको कंफ्यूज नहीं होता है, आपको बोले कि थर्मल डिकम्पोजिशन है या फिर एक्सोथर्मिक है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक में यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मेरा हीट होता है, उसमें हीट दी नहीं जाती है
और थर्मल डिकम्पोजिशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा एक जो रिएक्टेंट है वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। और डिकम्पोजिशन के साथ थर्मल एड ऑन हो गया, तो थर्मल मतलब गर्मी, तो हीट, तो उसमें हम हीट देते हैं इसको टूटने में, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। और एग्जांपल हमें थर्मल डिकम्पोजिशन की इन्होंने दे दी है, हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो भाई, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, मस्त तरीके से देखो क्या बोल रहे हैं भाई। ये बोल रहे हैं आपको लेना है 1.6 एक्टिविटी में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर। एक टेस्ट ट्यूब ली है, बॉइलिंग ट्यूब ली है, इसके अंदर मैंने ले लिया अपना लेड नाइट्रेट का पाउडर जो कि 2 ग्राम लिया, मैंने ज़्यादा नहीं लिया। अब इसको मैंने होल्ड कर लिया एक टोंग से, ठीक है, और मैंने अपना बर्नर स्टोव जो भी है इसको जला दिया है। इसकी फ्लेम से हम इसको हीट कर रहे हैं। तो आप कुछ ऑब्जर्व करोगे, और जो भी ऑब्जर्व करोगे वो आपको नोट डाउन करना है। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई यहाँ से कुछ गैस इवॉल्व हो रही है, आपको थोड़ा साइड में रखना है क्योंकि हार्मफुल भी हो सकती है। तो ब्राउन फ्यूम्स आप ऑब्जर्व करोगे, पहले तो कलर ही देखो, ये ब्राउन हो जाएगी आपकी जो टेस्ट ट्यूब है। क्यों हुई है, NO2 इवॉल्व हो रही है इसलिए। अब हमने देखा कि क्या होगा, ये जो मैंने लेड नाइट्रेट लिया था थोड़ा सा पाउडर उसका, ये मेरा सॉलिड फॉर्म में था, उसको मैंने हीट अप करा तो मेरा लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा विच इज़ 2 PbO। यहाँ पे 2 नहीं नोटिस करना, PbO है। देन तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज़ NO2 गैस और O2 इवॉल्व होगी। अब आपको बता दें हमने कैसे पता किया कि ये NO2 हुई है इवॉल्व, क्योंकि वो ब्राउनिश टोन का हो गया था हमारा जो टेस्ट ट्यूब था। देन आपका जो लेड नाइट्रेट होता है वो वाइट कलर का होता है। देन हमारा जो हीट अप करके हमें लेड ऑक्साइड मिला है वो येलो स्टोन का हो जाता है। तो कलर चेंज इन कलर फॉर्म, चेंज इन कलर हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। एंड आपको बता दें दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और भी इम्पॉर्टेंट है बट दिस इज़ द मोस्ट वन। तो हमें बहुत केयरफुली इसको नोटिस करना है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। हमें एक प्लास्टिक का मग लेना है, हमने एक प्लास्टिक का मग ले लिया, उसके अंदर हमने 2 छेद कर दिए हैं। 2 होल्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर रबर स्टॉपर्स फिट कर देने हैं। 2 रबर स्टॉपर्स जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने फिट कर दिए हैं इसके अंदर। देन हमें क्या करना है, इसके अंदर कार्बन के इलेक्ट्रोड फिट कर देने हैं। इन स्टॉपर्स के अंदर, रबर स्टॉपर्स के अंदर कार्बन के इलेक्ट्रोड मैंने फिट ऑन कर दिए हैं, ठीक है। फिर हम उन्हें कनेक्ट कर देंगे 6 वोल्ट की बैटरी से, है ना। हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, ये जो हमारे इलेक्ट्रोड थे इनको हमने मतलब ये जो 2 थे इनको हमने 6 वोल्ट की बैटरी से, सिंगल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देन हमें इस जो हमने मग लिया था प्लास्टिक का, इसको पानी से फिल कर देना है। इस तरीके से फिल करना है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं ये इमर्ज हो जाए, ये डूब जाए इस पानी के अंदर, ठीक है। और हमें फ्यू ड्रॉप्स ऐड ऑन करनी है, थोड़ी सी ड्रॉप डालनी है बस सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड इज आर H2SO4, तो हमने वो ऐड ऑन करनी है, थोड़ी सी ड्रॉप्स ऊपर से डाल सकते हैं। देन हमें क्या करना है, अब रुक जाइए, अब आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है जो कि पानी से भरी हुई हो, और क्या कर देना है, एंड इन्वर्ट दैम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्ट कर देनी है। देन स्विच ऑन द करंट। अब आपको सिंपली करंट स्विच ऑन कर देना है, जो भी आपका यहाँ था इसको स्विच ऑन कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन कर देंगे करंट को और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, आपको इसको हिलाना नहीं है, आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हो रहे हैं। हमारी दोनों यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। ये जो बबल्स हैं ये डिस्प्लेस करेंगे पानी को टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब क्या वॉल्यूम जो है आपकी वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हुई है, ये जो आपको बबल्स दिख रहे हैं द सेम इन बोथ। क्या आप देखोगे कि भाई क्या ये सेम है दोनों में,
क्या ये जो मैंने डाला था ये सेम अमाउंट है दोनों में। जैसे ही टेस्ट ट्यूब फिल हो जाती है गैस से, मतलब दोनों में गैस फिल हो जाती है, इन्हें बहुत ध्यान से हमें रिमूव कर देना है। अब हमें ये जो गैसेस हमें बबल्स हमें मिले हैं गैसेस के, इनको क्या करना है, इनको टेस्ट करना है। क्या करके, एक बर्निंग कैंडल को हम इसके पास लाएंगे, है ना, इन दोनों टेस्ट ट्यूब के, और तब हम नोटिस करेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी गैस है। ऐसे पता चलेगा। लेट दिस करते हैं, डू दिस। तो इसमें होगा क्या, इसमें कुछ नहीं होगा, मैं बताती हूँ आपको। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है इधर। यू विल नोटिस कि एक जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी, एक ऑक्सीजन की होगी और दूसरी होगी मेरी हाइड्रोजन की। ठीक है, यू विल नोटिस इट। अब आपको क्या करना है, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, इसे हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी देखते हैं अगला रिएक्शन। हमने क्या करना है, अगेन आपका डिकम्पोजिशन ही है। 2AgCl लेना है विच इज आर क्या, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड लेना है जो कि वाइट कलर का होगा। उसको आपको सनलाइट के अंदर रख देना है। फिर आप देखोगे कि आपका Ag मिल गया आपको और Cl2 गैस इवॉल्व होगी। अब ये जो Ag मेरे को मिला है जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, ये मेरा क्या होता है, ये ग्रे स्टोन का चेंज हो चुका है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया था, हमने चाइना डिश ली थी, इसके अंदर हमने अपना AgCl रख दिया था, धूप आ रही थी मस्त तरीके से, तो मेरा सिल्वर फॉर्म हो गया उससे, AgCl से। ये मेरा सिंपल सा रिएक्शन था और कुछ नहीं था। अब मैं देखती हूँ अपनी नेक्स्ट वाला रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या बोल रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड का है। भाई AgBr भी सेम तरीके से बिहेव करता है सनलाइट में। कैसे, जैसे हमने AgCl को देखा था, तो AgBr को ऐसे ही मैंने रख दिया सनलाइट के अंदर, तो Ag और गैस इवॉल्व हो गई Br2, बाहर निकल जाती है, मतलब हमें प्योर मिल जाता है अपना Ag। तो अब क्या देखोगे आप, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी। ये जो दो रिएक्शंस हैं, ये थे हमारे ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी के एग्जांपल। ये वाला वाइट फोटोग्राफी और वो वाला ब्लैक। ओके, अब क्या, किस तरीके की एनर्जी हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन देती है, आपको बता दें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी भी वे में हो सकता है, मतलब कैसे, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम हीट भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। इनके थ्रू हम अपने रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हमने तीनों के एग्जाम्पल देख लिए हैं। लाइट का एग्जाम्पल हमारा ये इलेक्ट्रोड वाला था, विच इज़ आर, देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी, है ना। देन हमने हीट का भी देखा था, देन हमने सनलाइट का भी देखा है, हीट भी हमने दी थी, हमने सनलाइट का भी देखा है। ये सभी, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज़ करके हम ब्रेक डाउन करते हैं रिएक्टेंट्स का। रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक बोलते हैं, और ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक में हीट यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ आती है, वो प्रोडक्ट के साथ, और जिसमें हम एनर्जी दे रहे होते हैं वो हमारे एंडोथर्मिक होते हैं। ये सभी हमारे एंडोथर्मिक हैं क्योंकि हम इसमें हीट दे रहे हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। अब हमने एक्टिविटी देखी कि 2 ग्राम हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड का वो लेना है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेने टेस्ट ट्यूब के अंदर। एक और रिएक्शन आ चुका है, उसमें हमने एमोनियम क्लोराइड ऐड करना है। एमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे इसको ग्लास रोड की हेल्प से। अब हम इसे बॉटम में टच करके देखेंगे, अपने पाम से टच कर सकते हैं, फिंगर से कर सकते हैं। तो आपको नोटिस करना है कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये कूल अप हो जाएगी। ठीक है, यही आपका रिएक्शन है, आपको पता चल चुका है कि भाई दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन।
अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। हमने दो रिएक्शंस अभी मस्त तरीके से देख ली हैं, विच इज़ आर कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि हमारे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट कंबाइन हुए, कॉम्बिनेशन जैसे कि वर्ड ही बोल रहा है, तो कंबाइन होकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दिया था। देन हमने डीकम्पोजिशन देखा जो कि कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है, उसमें हमारा एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। देन हम देख रहे हैं अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, दिस इज सिंपल लाइक डैट कि हमारा कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ तो यहाँ पे होने वाला है। यू विल नोटिस दिस थिंग ओनली। तो आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन्होंने देखो, पहले हम इसकी एज यूजुअल डेफिनेशन देख लें, है ना, देन वी विल जंप ऑन जो भी है, ठीक है। तो पहले हम इसकी मस्त सी अपनी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब तुम्हारा हायर जिसमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को, है ना, सॉल्यूशन से, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? देखिए मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये वाली एक्टिविटी फॉर्म करनी है। इसमें आपको तीन आयरन नेल्स लेनी है, तीन आयरन नेल्स लेनी है, ध्यान से सुनेंगे, और उनको पहले रब करके सैंड पेपर से क्लीन करना है। अब आपको क्वेश्चन पूछे कि सैंड पेपर क्यों लिया है तुमने, क्यों रब करा है? क्योंकि मुझे ऑक्साइड की लेयर हटानी है, मुझे रस्ट हटानी है, पहले साफ होना चाहिए, वरना मेरी रिएक्शन अच्छे से नहीं होगी। अब आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी। हर टेस्ट ट्यूब मतलब इन ईच टेस्ट ट्यूब ए और बी अलग अलग लेनी है। इसके अंदर, दोनों के ही अंदर आपको 10 ml CuSO4 का सॉल्यूशन ऐड ऑन कर देना है। देन क्या करना है, आपको टाई कर देना है 2 आयरन नेल्स को एक थ्रेड से टाई ऑन कर देना है। ये आपको एक करके ऐसे करना है, अभी देखेंगे। हमने टाई ऑन कर दिया थ्रेड से, वेट लेट मी सी, ये मैंने लिए थी, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब, 10 ml डाला दोनों में CuSO4 का सॉल्यूशन, और अब मुझे क्या करना है, टाई ऑन कर देना है। क्या बोल रहे हैं ये? अब मेरे को टाई ऑन कर देना है दोनों आयरन नील्स को एक थ्रेड से, ठीक है, और इमर्स कर देना है बहुत ध्यान से इसको सॉल्यूशन में। हमने पहले टेस्ट ट्यूब बी में डाल दिया, लेट्स से ये मेरी टेस्ट ट्यूब बी है, और इनको 20 मिनट के लिए डला हुआ है ऐसे ही रहने दिया, जैसे कि फिगर 1.8 में हमें शो किया जा रहा है। एक आयरन नेल मतलब क्या करेंगे हम, कीप 1 आयरन नेल असाइड, वो जो तीसरी वाली थी उसको हम अलग ही रखेंगे। अब 20 मिनट के बाद हमने क्या करना है, हमने इन दोनों आयरन नेल्स को निकाल देना है जो कि हमने इसके अंदर डिप ऑन करी थी CuSO4 के अंदर। अब हमें इनको कंपेयर करना है कि आप क्या कंपेयर करोगे, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ CuSO4। अब हमें CuSO4 सॉल्यूशन का ब्लू कलर चेक ऑन करना है ए और बी से, क्योंकि हमने बी तो डिप ऑन कर दी थी, ए हमने ऐसे ही फ्रेश रखी हुई थी। हमने इन दोनों को कंपेयर करके देखना है, और आपको कंपेयर करना है इनका आयरन नेल्स का भी कलर, जो भी हमने साइड में रखी हुई थी ना एक आयरन नेल, उसको इनसे, ये जो इमर्स की थी उनसे कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड रख के। ओके, सो व्हाट यू विल नोटिस, तो क्वेश्चन निकल के आता है, भाई तुम क्या नोटिस करोगे? तुम नोटिस करोगे कि भाई जो मेरी फ्रेश मतलब वो जो साइड में रखी थी आयरन नेल, उस पे तो कुछ भी नहीं था, बट ये जो आयरन नेल मैंने अभी निकाली है टेक आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इस पे कुछ ब्राउनिश कलर की रस्ट इकट्ठा हो चुकी है। यू विल नोटिस दैट। और आप नोटिस करोगे कि ब्लू कलर जो मेरा था, जो कि फ्रेश वाली थी टेस्ट ट्यूब ए, जिसको मैंने यूज़ नहीं किया था, देन मेरा टेस्ट ट्यूब बी था जो कि मैंने यूज़ की थी, जिसके अंदर मैंने ये आयरन नेल डिप ऑन करी थी, उसका कलर फेड हो चुका है। यू विल नोटिस दैट, ठीक है। तो क्या हो रहा है ये,
अब देखिए मस्त तरीके से ये होता क्या है। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये फॉर्म हुआ है। Fe थी मेरी आयरन नील FeM, CuSO4 का ब्लू स्टोन का मेरा सॉल्यूशन था, उसके अंदर ऐड किया तो मेरा आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन और Cu फॉर्म हुआ। Cu इज आर, ये जो Cu की लेयर आ गई, सॉरी इस पे रस्ट नहीं जमी है, आई एम सॉरी फॉर डैट, रस्ट नहीं जमी है, Cu डिस्प्लेस होके इस पे आ चुका है मेरा। ये जो सॉल्यूशन था CuSO4 था ना, और आयरन हमने ऐड करा, तो भाई ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। आयरन स्ट्रॉन्ग थी, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव थी, इसलिए इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया सॉल्यूशन से, और FeSO4 फॉर्म कर लिया और Cu बना लिया। तो इस रिएक्शन में आयरन डिस्प्लेस हो चुकी है। क्या है? आयरन डिस्प्लेस हो चुकी है या रिमूव हो चुकी है दूसरे एलिमेंट में, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो चुका है। आयरन डिस्प्लेस हो चुकी है या रिमूव हो चुकी है दूसरे एलिमेंट से। इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, जिंक प्लस CuSO4, तो ZnSO4 फॉर्म होगी और Cu बाहर। Pb प्लस CuCl2, PbCl2 फॉर्म होगा, Cu बाहर। ठीक है, तो जिंक और लेड, इसमें हो क्या रहा है, जिंक और लेड बहुत रिएक्टिव है। जिंक और लेड इतने रिएक्टिव हैं एलिमेंट्स कॉपर से ज़्यादा, इसलिए उन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे कि सेम ऐसे ही जैसे Fe आयरन बहुत रिएक्टिव था, उसने CuSO4 के सॉल्यूशन से Cu को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने देख लिया कि डिस्प्लेस कर देता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जो लेस रिएक्टिव है उसको। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है, लेट्स डू दैट। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे देखो, सबसे पहले ये हमें बोलना चाह रहे हैं कि इस रिएक्शन को देखो और प्रेसिपिटेट वाला फंडा समझ लो, तो हम पहले समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। ओके गाइस, लेट्स डू दैट, कर ही लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि आपको 3 ml का सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में ले लिया आपने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें आपको बेरियम क्लोराइड का 3 ml का सॉल्यूशन ऐड करना है, बस 3 ml। 3 हो गए, दोनों ऐड ऑन कर दिए। एक टेस्ट ट्यूब से ले 2 ली थी हमने, एक में वो ले रखा था, एक में वो, दोनों एक में ऐड कर लिया। मिक्स कर लेने हैं इन दोनों सॉल्यूशंस को। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कुछ नीचे बैठ गया, कुछ तो भाई नीचे रेजिड्यू सा हो चुका है वाइट कलर का इकट्ठा। तो क्या होगा, ये जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ये जो वाइट इकट्ठा हुआ है। तो ऐसा रिएक्शन जो कि प्रोड्यूस करे प्रेसिपिटेट बोलते हैं वाइट कलर का रेजिड्यू यहाँ पे जो इकट्ठा हो जाता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन या that type of reaction which produces a precipitate is known as precipitation reaction, and this precipitate is insoluble in water and whitish in tone. Okay, तो मेरा Na2SO4 था जो कि सोडियम सल्फेट था, उसके अंदर मैंने बेरियम क्लोराइड ऐड किया था, दोनों ही एक्वस थे। ठीक है, सॉल्यूशन थे क्योंकि, इसलिए एक्वस लिए। देन BaSO4 फॉर्म होगा जो कि वाइट टोन का होगा, ये मेरा प्रेसिपिटेट है, और NaCl जो कि नमक आप बोल सकते हो वो फॉर्म होगा। तो हुआ क्या, ये किया किसने, व्हाट कॉजेज दिस, है ना, क्या हुआ ये, लेट्स। तो जो वाइट प्रेसिपिटेट जो कि BaSO4 फॉर्म हुआ है, उसमें हमारा रिएक्शन हुआ था किस का, SO4 2 नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव का, इन दोनों का रिएक्शन हुआ था। देन हमारा जो है वो फॉर्म हुआ था नमक, जिसको आप NaCl बोलते हो। ठीक है, जो कि सॉल्यूशन में बचा हुआ रह गया, और ऐसे ही रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि भाई दोनों साइड से हो रहा है। ठीक है,
अब हम रिकॉल करते हैं अपनी एक्टिविटी 1.2, जहाँ पे हमने मिक्स करा था लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जो कि मैंने आपको रिएक्शन करके दिखा दिया था। तो उसमें कलर भी चेंज हुआ था, वो सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, आप उसे गो थ्रू कर सकते हो। क्या वो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी? या ओके, लेट्स डू दैट। बैलेंसिंग भी हमने कर दी थी, सब चीज़ें हो गई थी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और पढ़ लेते हैं हम, क्या बोल रहे हैं ये। लेट्स डू दैट गाइस। अब हम करने वाले हैं क्या? अब हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको हीट करनी है चाइना डिश। ओके, सो आपको चाइना डिश को हीट अप कर देना है और उसके अंदर 1 ग्राम ऑफ कॉपर का पाउडर लेना है और फिर उसको हीट अप कर देना है। तो आप कुछ ऑब्जर्व करोगे, हमने कुछ नहीं करा था, हमने मस्त तरीके से ये चाइना डिश ली थी, इसके अंदर कॉपर पाउडर रखा था और हमने बर्नर स्टोव लिया था। पहले इसके ऊपर वायर गोज रखा, मतलब ट्राइपॉड स्टैंड लिया, फिर उसके ऊपर वायर का गोज रखा, फिर बर्नर जला दिया और गर्म कर दिया। तो क्या होगा, जो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर है वो कोट हो जाएगा ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ। क्यों भाई, ये ब्लैक सा सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ है, ये कैसे हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एड ऑन हो चुकी है कॉपर के अंदर और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है। तो कॉपर यूजुअली ब्राउन स्टोन का होता है, उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन एड ऑन हो चुका है क्योंकि हमने उसको हीट अप किया है और आग गई है और हवा उसमें एड ऑन हुई है, तभी तो। देन ऑक्सीजन एड ऑन होके हमने हीट दी थी, तो हमारा 2CuO विच इज सेकेंड, वो हमारा बन चुका है ब्लैक स्टोन का। ये मेरा रिएक्शन था, चेंज इन कलर हुआ है इधर। अब अगर हाइड्रोजन गैस को पास करा जाए हमारे हीटेड मटेरियल जो कि CuO था, अब हम देखो उसे वापस उसी में ले आएंगे। क्या करना है हमें, हमने ये जो मिला था, हमने इसको लिया ब्लैक कलर के को, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस पास कराई, हीट अप ही है, वो गर्म ही है, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और हमारा ब्राउन कलर का प्योर कॉपर दोबारा से निकल के आ जाएगा और पानी अलग। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि गेन कर लेते हैं ऑक्सीजन को, उन्हें हम ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस जो लूज कर देते हैं ऑक्सीजन को रिएक्शन के दौरान, उन्हें हम रिड्यूस बोलते हैं। पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, भाई ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन क्या, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन and loss of oxygen is reduction, as simple as that. What, क्या मैंने सही बोला है? am I right? देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। Let's do that. Okay, आपको कुछ नहीं करना, इसको मस्त तरीके से येलो वाली को पढ़िए। क्या बोला येलो हाईलाइटेड, ये लाइंस बोल रही हैं कि एक रिएक्टेंट जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा जो कि रिड्यूस हुआ है रिएक्शन के दौरान, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ऑक्सीडेशन किधर हुआ है और रिडक्शन किधर हुआ है। भाई तुमने बोल तो दिया, ठीक है, तुमने बोल दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है इधर। तुमने कॉपर में जब तुम एड ऑन करोगे ऑक्सीजन, है ना, रिएक्शन में, और तुम्हारा ये वाला कुछ फॉर्म हो जाएगा। जब तुम ऑक्सीजन एड ऑन करोगे और कुछ फॉर्म होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है या तो हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर हम बोले कि लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है। लूज ऑफ ऑक्सीजन मीन कि भाई बाद में तुम्हारा ऑक्सीजन इधर बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन। अब ये क्या हो रहा है, मतलब भाई
पहले तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं था, फिर तुम्हारा बाद में देखो यहाँ मेरा ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ मेरा ऑक्सीजन एड ऑन हो चुका है, दिस इज ऑक्सीडेशन, Cu से CuO बन चुका है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में दिखाती हूँ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, CuO था, ऑक्सीजन थी पहले, ऑक्सीजन छीन ली गई है इससे, दिस इज रिडक्शन। रिड्यूस होना मतलब घटना, इतना तो पता ही है। अब देखो इस रिएक्शन को रेडॉक्स क्यों बोल रहे हैं? रेडॉक्स बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। आपको लेना CuO जो कि ब्लैक कलर का था, और आपको लेनी है H2, ये वाला रिएक्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ तो मेरा मैंने देख लिया कि वो हो रहा है, मेरा रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन गायब कर दिया तुमने। लेकिन हाइड्रोजन H2 से H2O भी तो फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ मेरा ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ मेरा ऑक्सीजन एड ऑन हो चुका है, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन, इसीलिए इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको मिल चुका है, ऑक्सीडेशन का आपको एग्जाम्पल मिल चुका है। अब और कुछ रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स अगर हम देखना चाहें तो ZnO प्लस C से Zn और ऑक्सीजन इसमें एड ऑन हो गया तो CO फॉर्म हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हुआ है? ZnO था, मतलब ऑक्सीजन इसके पास थी, ये कम होके Zn मतलब ऑक्सीजन निकल गई और मतलब गायब हो गई, इधर से बोल सकते हैं हम, अभी के लिए गायब नहीं हुई है, इसके पास गई है, बट लेट्स से तो ZnO से Zn मतलब मेरा रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन लूज हुई है। C से CO भाई गेन हो गया ऑक्सीजन का, दिस इज आर व्हाट? ऑक्सीडेशन। देन अगेन MnO2 प्लस 4HCl से MnCl2 और 2H2O और Cl2 फॉर्म हुई है। तो MnO2 के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन MnCl2 में गायब हो चुकी है, मतलब रिड्यूस हुई है हमारी ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट्स रिडक्शन। एंड HCl से मेरा यहाँ पे देख सकते हो आप H2O, ऑक्सीजन एड ऑन हो गई, ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई इट्स रेडॉक्स। रेडॉक्स में दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं, एज आई हैव सेड। अगर मेरा सब्सटेंस क्या होता है, इफ a substance gain oxygen or loses hydrogen, ऐसा सब्सटेंस जो कि या तो ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज हो उसमें, उसे हम ऑक्सीडाइज। और ऐसा सब्सटेंस जो कि लूज करे ऑक्सीजन को या फिर गेन करे हाइड्रोजन को, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को हम अपना वो बोल देते हैं कि भाई रिड्यूस हुआ है। So you have gone through all this. Now let's study. क्या आपने ऑब्जर्व किया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अपनी रियल लाइफ में? क्या आपने किया है? आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखते हैं कैसे। देखिए, अब हम डेली लाइफ एग्जांपल्स पे आ चुके हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कोरोजन। भाई ये कोरोजन क्या होता है? सो लेट मी टेल यू। क्या आपने कभी मतलब ऐसे ही अपनी साइकिल को बाहर ऐसे ही रखे हुए छोड़ दिया है? मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो आप देखेंगे कि कुछ डेज़ के बाद या कुछ मंथ्स के बाद या बारिश हो गई है ऐसा कुछ, तो आप नोटिस करेंगे कि उस पर ब्राउन ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो चुकी है, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं जड़ लग चुका है इस पर, तो है ना, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर। या हम उससे साइंस की भाषा में बोलेंगे कि वो कोरोड हो चुका है, उस पर रस्ट इकट्ठा हो चुका है ना, मतलब बेकार कर देता है ये बहुत सारी चीज़ें। क्या होता है, कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स टार्निश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोजन या फिर रस्ट हमारा आयरन पे ही लगता है, नो। लोग ऐसा बिलीव करते हैं, बट आपका सुपरस्टिशन आप भी हम तोड़ देते हैं। सुपरस्टिशन भी नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा, मतलब हम लोग सोचते हैं जिन्हें इतना नहीं पता।
वरना आपको बता दें चांदी पे भी सिल्वर भी हमारा कोरोड होता है। हैव यू सीन? पता था आपको? नो। सो लेट मी टेल यू, हमारा सिल्वर ग्रीन टर्न हो जाता है कुछ टाइम बाद जब हम उसको पहने रखेंगे। अपनी मदर से पूछना आप, या फिर मतलब सोना, वो भी ऐसे ही चेंज हो जाता है। ओके, तो हम उनको फिर जो हमारा सिल्वर होता है वो तो ब्लैकिश में कन्वर्ट हो जाता है, एंड हमारा जो गोल्ड होता है वो हो जाता है ग्रीन। तो अब देखते हैं क्या 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 हो रहा है, ये चल क्या रहा है, कलर ये चेंज क्यों कर रहे हैं अपने मेटल्स इतने प्यारे प्यारे से। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंसेस अराउंड इट, अपने आसपास के सब्सटेंसेस जब वो रिएक्ट कर देगा, उस पर अटैक हो जाएगा हमारे एलिमेंट पे या मेटल पे, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं, गैसेस होते हैं कुछ हार्मफुल, तो उसको हम बोलेंगे कोरोड। और इस प्रोसेस को कोरोजन, सिंपल सी चीज़ है, जब हमारे बाहरी जो सब्सटेंसेस हैं कुछ जो कि हमारे मॉइस्चर और एसिड वगैरह ये सब रिएक्ट करते हैं, अटैक कर देते हैं हमारे मेटल पे, तब हम उसको कोरोड बोलते हैं और कोरोजन प्रोसेस को बोलते हैं। क्या आपने ब्लैक कोटिंग देखी है सिल्वर पे, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे ग्रीन कलर की कोट इकट्ठा हो जाती है। कोरोजन कॉजेज डैमेज कॉज करता है हमारा कोरोजन, हमारी कार की बॉडीज़ को या ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, जो भी हमारी आयरन की बनी हुई चीज़ें हैं उन पे, इन सभी ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे मेटल के बने हुए हैं उनको, स्पेशली हमारे आयरन को। तो कोरोजन ऑफ आयरन एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए हमें कोरोजन को रोकना पड़ता है, इसलिए हम रोकना चाहते हैं। ठीक है, हम हर साल देखते हैं कि हम इतना सारा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं इन सभी को हमारे आयरन को रिप्लेस करने के लिए। तो इट मीन्स इट्स अ वास्ट प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे लिए जिसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। और हम क्या पढ़ेंगे, हम और ज़्यादा पढ़ेंगे कोरोजन को चैप्टर नंबर 3 में। फर्दर वी विल। अब देख लेते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी होती है क्या, लेट्स डू दैट। क्या आपने कभी मतलब जैसे आपने सुबह खाना बनाया और बाहर मतलब सब्ज़ी ऐसे ही रखी छोड़ दी, तो यू विल नोटिस कि शाम तक वो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्या आपने उसको स्मेल करके देखा है, ये क्यों होता है? ठीक है, क्या आपने कभी ये स्मेल या टेस्ट करके देखा कि ये तो ख़राब हो गई? उसे ही हम रेंसिडिटी बोलते हैं। जब साइंस की भाषा में जब फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रेंसिड बन जाते हैं और स्मेल और टेस्ट उनका चेंज हो जाता है। यूजुअली जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनको वो करने के लिए, मतलब ये रेंसिड ना हो, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। हम शुगर या फिर वो ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, जैसे कि पिकल्स में, अचारों में, इसलिए ही आपका नमक इतना तेज रहता है ताकि वो रेंसिड ना हो, जल्दी से ख़राब ना हो। हम फूड्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मदर रखती हैं एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को, ताकि ऑक्सीडेशन स्लोली हो। ऑक्सीडेशन स्लो होगी तो हमारा रेंसिड नहीं होगा फूड। और हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो आपके चिप्स होते हैं, आपके कन्वीनियंस के लिए बता दें कि चिप्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिल करती हैं आपके। वो आप देखते नहीं कि भाई यार हवा बढ़ रखी है इतनी सारी, खाना तो इतना हैवी नहीं, चिप्स तो इतने हैवी नहीं, उससे ज़्यादा तो इन्होंने बस उसको फुला के हमें दिखा रखा है। वो नाइट्रोजन भरते हैं, इसलिए भरते ताकि तुम्हारा वो रेंसिड ना हो, ख़राब ना हो चिप्स, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो ये सब हमने प्रिवेंशन पढ़ लिया है रेंसिडिटी का। कोरोजन का भी बताते चलते हैं। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आयरन को हम ऑयलिंग कर देते हैं, या तो हम उन पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, और ये सब चीज़ें हम कर देते हैं। ठीक है, और भी
एग्जाम्पल्स होते हैं, और भी चीज़ें करी जाती हैं. That's all for our video. और हमने अपना चैप्टर एज आई हैव सेड फिनिश कर लिया है. That's all for our video, and guys, like, comment and share this video. Maybe you like it. That's all. Take care. Bye bye. Have a good day. Please like, subscribe and share our channel and comment please. Thank you. That's all. Bye bye.